तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है इस न्यूज चैनल पर। मैं आपका दोस्त फरमान और आप देख रहे हैं न्यूज 9। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जो न्यूज बताने वाला हूं वो अमेरिका ईरान की पुरानी कहानी क्या है उसके बारे में मैं आपको कुछ पीछे ले चलता हूं। यूं कहिए कि मैं आपको सीधा यहां से करीबन 45 साल पीछे ले चलता हूं और वहां की स्टोरी क्या है, पहले ईरान और अमेरिका के क्या संबंध थे और उनका जो है आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह से वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो आज हाल अमेरिका और इजराइल का है, यानी कि जो गहरी दोस्ती अमेरिका और इजराइल की है, जैसे कि जय और वीरू, सारी दुनिया में इनकी दोस्ती मशहूर है, ट्रंप की और नेतन्याहू की, ठीक वही हाल था अमेरिका और ईरान के बीच। जी हाँ, अमेरिका और ईरान की दोस्ती एक बहुत ही गहरी दोस्ती थी और उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, वो क्या हुआ मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। बात है 1979 की। जी हाँ, 1979, जहां पर अमेरिका और ईरान एक दूसरे के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। उनके बीच में जो उनकी ये दोस्ती जो है दुश्मनी में बदल गई। और उसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे जो है ये जो वेस्टर्न कल्चर जो ईरान में पहले था, जब अमेरिका और ईरान की दोस्ती थी तब वहां का जो कल्चर था ये इस्लामिक कल्चर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वहां पर एक वेस्टर्न कल्चर था। वहां पे जो है जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, वहां पर जो है बिकनीज वगैरह में जाना, घूमना, पार्टीज करना, डांस करना और ऑर्केस्ट्रा वगैरह करना, मूवीज देखना, बहुत ही ज्यादा वेस्टर्न कल्चर में डूबा हुआ था ईरान। उसके बाद में कैसे जो है वहां पर जो है एक इस्लामिक कल्चर आया, कैसे वहां पर रुहुल्लाह खमेनी का उदय हुआ और कैसे जो है वहां पर IRGC बनी, मैं आपको सब बताने वाला हूं पॉइंट टू पॉइंट। तो आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखें। दोस्तों, उस वक्त में ऐसा हुआ कि ईरान में पेट्रोलियम की खोज हो गई। पेट्रोलियम की खोज होने के बाद वहां पर जो भी पेट्रोल निकालने की मशीनें या फिर निकालने के बाद उसको रिफाइन करना है, रिफाइनरी की मशीनें स्टोर करना है, वो सारा जो है सिस्टम, सारा प्रोसेस अमेरिका का वहां पर लगा हुआ था और साथ में था अमेरिका के ब्रिटेन। तो उस साल उस टाइम पे जितना भी ईरान में पेट्रोल निकलता था, सारा का सारा पेट्रोल जो है अमेरिका और ब्रिटेन ले जाता था और उसके बाद में उसके बदले में ईरान को थोड़ी बहुत कमाई होती थी और बहुत थोड़ा पैसा मिलता था। फिर जो उस वक्त के वहां के जो है प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मूसादेग, उन्होंने देखा कि ये इलीगल हो रहा है, ईरान गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। और इस तरह से जब जो है ब्रिटेन और अमेरिका ने देखा कि अब जो है इन्होंने नेशनलाइज कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली इनको जो है अपना वहां से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा, इनको अपनी वहां से कंपनी हटानी पड़ी, क्योंकि वहां पर जो भी पेट्रोल निकलता है अब उस पर जो है पूरा का पूरा 100% ईरान का हक था। इस तरह से इन अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियों को वहां से निकलना पड़ा बाहर। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने बदला लेने के लिए कुछ समय लिया और अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी अपनी खुफिया एजेंसी भेजी, यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और वहीं ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6, इन दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा गेम प्लान रचा जिसने कि वहां के प्रधानमंत्री मूसादेग को इन लोगों ने गलत तरीके से फंसाया और यह दिखाया कि मूसादेग कहीं ना कहीं ईरान के साथ में गद्दारी कर रहे हैं। उसके बाद में CIA और MI6 की वजह से मूसादेग को सत्ता से हटा दिया गया, बल्कि उनको जो है सत्ता से हटाने के बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जब मूसादेग का तख्ता पलट हुआ तो वहां पर अमेरिका ने अपने हिसाब से, जो कि हमेशा से अमेरिका करता आ रहा है और उसने जो आज भी वही करने की कोशिश की है, तो आज 2026 में वही वो ईरान के साथ फिर से करना चाहता है। अपने मन मुताबिक एक ऐसे लालची आदमी को वहां की सत्ता सौंप दी जिसका नाम था रजा पहलवी। जी हाँ दोस्तों, रजा पहलवी अमेरिका की कठपुतली था और उसको अमेरिका नहीं बैठाला था। तो अब होना क्या था, वो अमेरिका की हर बात को मानने लगा और अमेरिका वहां पर जो है पूरी तरह से काबिज हो गया। इस तरह से रजा पहलवी जो है अमेरिका के हाथ का कठपुतली बन गया और वहां पर जो भी ईरान में सारा तेल निकलता था, जो पेट्रोलियम, अमेरिका और ब्रिटेन वहां से ले जाते रहे। तो कहीं ना कहीं ईरान के लोगों को यह बात चुभने लगी कि ये ईरान को कुछ नहीं मिलता, मतलब ये है कि सारा मलाई ब्रिटेन और अमेरिका ले लेता है और ईरान को कुछ नहीं मिलता है। तो उन्होंने जो है धीरे धीरे इस आवाज को तेज करने की कोशिश की और उसके बाद में ईरान के लोगों को ये बात बहुत ही ज्यादा चुभने लगी और ये हर जगह चौराहों पर और जो है न्यूज़पेपर में ये बातें निकल कर आने लगी कि ईरान के साथ में अमेरिका और ब्रिटेन गलत कर रहे हैं। तो वहां ईरान ने
इस रजा पहलवी के खिलाफ आवाज उठाई और साथ में अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ भी आवाज उठाई, तो वहीं पर एक व्यक्ति रूहुल्लाह खुमैनी, उन्होंने इस आवाज को सबसे ज्यादा बुलंद किया, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो इस आंदोलन के वो मुखिया बनकर निकले और लोगों ने उनको सराहा और उनकी बात को मानना। रजा पहलवी था जिसके हाथ में सत्ता थी, उसने इस आंदोलन को बहुत सख्ती से निपटा और लोगों के साथ बहुत ज्यादती की, बहुत ही जुल्म किया और उसके बाद में इस आंदोलन को वहीं का वहीं दबा दिया और नौबत यहां तक आ गई रूहुल्लाह खमनी को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, रूहुल्लाह खमनी जो आंदोलन को चलाने वाले थे, उनको ईरान ही छोड़कर भागना पड़ा। खमनी यहाँ से निकलने के बाद इराक गए, उनको लगा कि उनकी जान का खतरा है। फिर उसके बाद में तुर्की गए, फिर तुर्की से भी उनको कि फ्रांस जाना पड़ा। फ्रांस में शरण मिली, उसके बाद में वो वहीं पर रहने लगे और धीरे धीरे रूहुल्लाह खमनी का असर खत्म हो गया और कहीं ना कहीं रजा पहलवी फिर से सत्ता पर अपनी मनमानी करने लगे और ईरान के इस पेट्रोलियम को अमेरिका और ब्रिटेन के हाथों देने लगे। रजा पहलवी एक ऐसा शख्स था, जब उसकी सत्ता आई तो उसने वेस्टर्न कल्चर को आम कर दिया। यहाँ तक कि जो स्कूल के ड्रेस हैं, बच्चियों के ड्रेस, वो शॉर्ट ड्रेस हो गए और वहां पर ये समझिए कि अर्धनग्नता या फिर बेशर्मी, बेहाई आम हो गई। और वहां पर लोग जैसे कि डांस बार और खुले आम नाचना गाना और ये सब कुछ आम हो गया और शराब खोरी हर जगह होने लगी। शराब पर कोई पाबंदी नहीं, जगह जगह शराब मिलती और क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर लोग रजा पहलवी से कहीं ना कहीं परेशान होने लगे और इस वेस्टर्न कल्चर से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें होने लगी। रजा पहलवी के खिलाफ आंदोलन करने फिर से शुरू कर दिए। कहीं ना कहीं लोग आपस में बातें करने लगे, तो फिर रजा पहलवी ने अपना एक खुफिया आर्मी बनाया। यह समझिए एक एजेंट था जिसका नाम था सवाक। ये सवाक क्या करता था, ये रजा पहलवी के लिए काम करता था और पूरे ईरान में ये देखता था कि कहां पर रजा पहलवी के खिलाफ बातें हो रही हैं, कहां पर उसके खिलाफ साजिश हो रही है। वो वहां पर जाता था और आप यकीन नहीं करेंगे कि लोगों को, उनके परिवारों को, पूरे कबीले को, कुनबे को, वहां से वो लोग आते थे, उनके सीक्रेट एजेंट थे और उठा ले जाते थे और मारते थे, बर्बरता करते थे और यहां तक कि पूरी फैमिली को मार कर फेंक देते थे, पूरे परिवारों को खत्म कर देते थे, ताकि रजा पहलवी के खिलाफ कोई आंदोलन न कर पाए, कोई उसके खिलाफ तख्ता पलट जैसी कोई साजिश न कर पाए। और वहां का माहौल ऐसा ही हो गया जैसे कि आज वेस्टर्न कंट्रियों का है। वहां पर आप बीचेस में फोटो देख सकते हैं, कुछ इस तरह से वहां का माहौल था। और ये आप स्कूल में बच्चियों का ड्रेस देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से माहौल था। लोग आम सड़क में, जनता में छोटे छोटे कपड़े पहनने को फैशन समझते थे और छोटे कपड़े पहनने को बहुत अच्छा समझते थे। वहीं बड़े कपड़ों को वो लोग ये कहते थे कि ये पुराना कल्चर है और ये जो नया कल्चर है, इसमें ये सारी चीजें आम थी। ड्रग्स पीना आप देख सकते हैं किस तरह से बीचेस में ड्रग्स पी रहे हैं, या ये स्मोकिंग करना, और ये सारी चीजें उनके लिए बिल्कुल आम हो गई थी और उसको ही वो फैशन समझते थे और उसको ही समझते थे कि यही हमारे लिए बेहतर है। औरतें वहां पर बहुत छोटे कपड़े में, यानी बिकनीज वगैरह में घूमती फिरती कहीं भी दिख जाती। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कल्चर शायद हिंदुस्तान को पसंद नहीं था, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने किसी तरह की कोई बातें बोली या ऐसी कोई खबरें आई होंगी न्यूज में, तो ईरान के रजा पहलवी इस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को नापसंद करते थे और हिंदुस्तान की संस्कृति को, यहाँ के पहनावे को, यहाँ के धार्मिक तौर तरीके को वो पसंद नहीं करते थे। इसलिए हिंदुस्तान से हमेशा रजा पहलवी ने दूरी बनाकर रखी और कभी भी हिंदुस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं किए। और रजा पहलवी इसी तरह खूब पैसे बर्बाद करता रहा, अय्याशी में पैसे लुटाता रहा। वहीं साथ में उसकी बीबी उस तरह ही उसके साथ में पार्टीज करना, पूरे सिटीज को सजा देना, उसके बाद में शराबखोरी करना और रात भर ये सब करना। तो वो कहीं ना कहीं ये गलती करते करते, लेकिन 1971 में रजा पहलवी ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी जिंदगी की, जो उसके लिए भारी पड़ गई। जी हाँ, ये गलती एक ताबूत की कील साबित होती है रजा पहलवी के लिए। और यहां से इस गलती के बाद रजा पहलवी के खिलाफ फिर से आंदोलन तेज होने लगता है। अब वो गलती क्या, मैं आपको बताऊं। रजा पहलवी ने पूरी दुनिया में अपने रिश्ते अच्छे बनाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी राजशाही दिखाने के लिए पूरी दुनिया के लोगों को आमंत्रित किया और उसने एक फेस्टिवल रखा, जिस फेस्टिवल का नाम था पार्सेपोलिस। उस फेस्टिवल में सारी दुनिया के राजाओं को, राजदूतों को बुलाया और उसके बाद में बहुत सारा पैसा खर्च किया
और उसके बाद में इतनी ज्यादा पैसा खर्च होने के बाद कहीं ना कहीं जब ये उत्सव खत्म हुआ तो लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि रजा पहलवी को ये ईरान का पैसा खर्च कर रहे हैं, ये कोई उनका जो है खुद का पैसा नहीं है, ये आम जनता का पैसा, इनको इतना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आंदोलन तेज होने लगा, आवाज उठने लगी। रुहुल्लाह खमरी जो ईरान से बाहर थे, उन्होंने धीरे धीरे ईरान वासियों को मैसेज के जरिए, अखबार के जरिए, न्यूज के जरिए, वीडियोज के जरिए बहुत सारे जो है भाषण दिए, बहुत सारी स्पीच दी कि जो है ईरान के लिए ये शख्स यानी रजा पहलवी बिल्कुल भी सही नहीं, जितना जल्दी हो इसको जो है सत्ता से हटाओ। इस तरह से धीरे धीरे ये और तेज होने लगा। लेकिन उसके बाद से रजा पहलवी को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, तो वसाक उसकी जो है सिक्योरिटी एजेंसी जो है उस पर काम करने लगी, खुफिया एजेंट काम करने लगे। और उसके बाद में हुआ ये, सन 1979 में 8 सितंबर को जुमा का दिन था, लोग मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे और उसके बाद में लोग जो है इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे जो कि रजा पहलवी के खिलाफ था। तो जब रजा पहलवी ने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है तो उसने जो है भीड़ को काबू करने के लिए अपने जो है एजेंटों से और अपने जो है आर्मीज जो है उससे कहा, पुलिस वालों से कहा कि भीड़ में फायर कर दो। तो आर्मीज ने, पुलिस ने भीड़ पर फायर किया और उसका नतीजा ये हुआ कि भीड़ पर फायर करने के बाद भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई, क्योंकि वहां पर उनकी गोली से शायद कुछ लोग जख्मी हुए या फिर शायद कुछ लोग मारे भी गए। तो यही जो एक बहुत छोटा आंदोलन था पूरे ईरान में आग की तरह फैल गया। उन्हें जो है कहीं ना कहीं लोगों ने जो है रजा पहलवी के खिलाफ पूरी तरह से जान झोंक दी और रजा पहलवी को लगा कि अब जो है अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जिंजी मुझे जो है मार दे या मार कर फेंक दे। तो रजा पहलवी फाइनली वहां से 1979 जनवरी महीने में रजा पहलवी वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होते हैं। और उसके बाद रुहुल्लाह खमनी जो है इस आंदोलन को गाइड कर रहे थे, कहीं ना कहीं इसके लीडर थे, वो 1979 फरवरी के महीने में ईरान आ जाते हैं। जनवरी में रजा पहलवी वहां से भागता है। रजा पहलवी के भागने के बाद जो है रुहुल्लाह खमनी ईरान आते हैं, क्योंकि उनको ये था कि अगर रुहुल्लाह खमनी पहले आ जाते हैं ईरान रजा पहलवी के टाइम पे, तो रजा पहलवी जो है बिल्कुल जो है रुहुल्लाह खमनी को फांसी दे देता। और रजा पहलवी भागता है तो वो वहीं भागता है जो उसके मित्र देश हैं वहां भागता है। वो ईरान से खाड़ी देशों की तरफ नहीं जाता, ना ही वो भारत की तरफ जाता है, क्योंकि भारत से तो उसके रिश्ते पहले से खराब थे। दोस्तों उसके बाद रजा पहलवी कई जगह भागा, मतलब भागता फिरा, पहले एक कंट्री, फिर दूसरी कंट्री, फिर तीसरी कंट्री, भागते 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 फाइनली किसी ने उसको जो है शरण नहीं दी। आखिर में वो यूएस पहुंचता है और यूएस में पहुंचता है और यूएस में उसको फाइनली जो है शरण मिल जाती है। वहां पर उसको रुकने के लिए जगह मिल जाती है और वहां पर जो उनको रोकने वाले जो होते हैं यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। जब जिमी कार्टर रजा पहलवी को शरण देते हैं तो कहीं ना कहीं ईरान के लोग रजा पहलवी के खिलाफ तो होते ही हैं, चूंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान का बहुत सारा तेल जो है ऐसे ही ले गए थे, बिना पैसों के ले गए थे या फिर कम से कम दाम में ले गए थे। तो कहीं ना कहीं इन ईरान के लोगों को ये जो है अमेरिका और ब्रिटेन के लोग भी बिल्कुल भी फूटी आंखों उनको देखना नहीं चाहते थे। इसी वजह के चलते दोस्तों जो एम्बेसी थी यूएस की, वहां पर जो है ईरान के लोगों ने आंदोलन किया कि रजा पहलवी को आप लोग जो है यहाँ हमें ईरान में लाकर दे। जो कि उन्होंने कहा कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिमी कार्टर, उनसे कहें कि जो है हमें रजा पहलवी यहाँ चाहिए ईरान में, हम ईरान या तेहरान की सड़कों पर जो है रजा पहलवी को फांसी देंगे, उससे पहले हमें सब्र होने वाला नहीं है। और वो इस तरह से मांग करते रहे, लेकिन जिमी कार्टर ने कहा कि नहीं, हम नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं यहाँ की जनता और उग्र होती चली गई और उसके बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि जो यहाँ का एम्बेसी है यूएस का, वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई और एम्बेसी के अंदर घुस गई, वहां पर तोड़फोड़ किया और उसके बाद में एम्बेसी के 52 लोगों को, जी हाँ एम्बेसी कोई जो है वहां पर आम लोग नहीं रहते, वहां पर जो है हाई प्रोफाइल अफसर्स रहते हैं, वहां पर 52 लोगों को वहां पर पकड़ा और 52 लोगों को पकड़ करके वहां पर बंदी बना लिया और उनकी एम्बेसी को खत्म कर दिया, सिर्फ एक चीज के लिए, रजा पहलवी के लिए। तो जिमी कार्टर की भी जिंदगी में ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि जिमी कार्टर अगर जो है ईरान की बात मान लेते और रजा पहलवी को जो है ईरान के हवाले कर देते तो शायद रजा पहलवी को ईरान में फांसी हो जाती, लेकिन जिमी कार्टर की जो राजनीतिक नैया है वो डूबने से बच जाती, क्योंकि यहीं पर एक मोड़ आया। यहाँ पर जो जिमी कार्टर के भी ताबूत में एक ऐसी कील लग गई जिस कील से जो है जिमी कार्टर की पूरी राजनीति, पूरा करियर ही खत्म हो गया। और उसके बाद में जिमी कार्टर ने क्या देखा कि जब पूरे
दुनिया में यूएस की बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, तो जिमी कार्टर ने गुप्त तौर से अपने गुप्तचर विभाग को इकट्ठा किया और उसके बाद में इकट्ठा करने के बाद गुप्त तरीके से एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में उन्होंने कुछ कुछ चीजें डिसीजन लिए, कुछ फैसले लिए। लेकिन इस खुफिया मीटिंग बनने से पहले जिमी कार्टर ने एक काम और किया। उन्होंने जो है क्या किया कि ईरान पर बहुत सारी पाबंदियां ठोक दी, जैसे कि दुनिया के जो है अदर कंट्रीज में ईरान जो है तेल किसको बेच सकता है, किसको को नहीं बेच सकता है, ईरान कहाँ से व्यापार कर सकता है, ईरान कहाँ से व्यापार नहीं कर सकता है, सारा जो है कंट्रोल ले लिया और ईरान को जो है दुनिया के दूसरे देशों से व्यापार करने से मना किया, कट किया, वहां के इन्वेस्टमेंट को मना किया, ईरान को बढ़ावा देने से मना किया। इस तरीके से एक बात और उसने कर दी कि जिमी कार्टर ने $12 बिलियन की जो है एसेट्स, समझ सकते हैं आप, $12 बिलियन के एसेट्स जो ईरान के थे, कहीं ना कहीं उन एसेट्स को सीज कर दिया। उससे ईरान की जो है इकोनॉमी और गिरी और ईरान की हालत और खराब होने लगी, क्योंकि दुनिया से उसको बाइकआउट करने की वजह से उसका जो है कारोबार ठप होने लगा, उसके जो है बिजनेसेस धीरे धीरे कम होने लगे, उसके तेल पर पाबंदी लगने लगी, जिससे ईरान थोड़ा सा और परेशान हो गया। उसके बाद में वो मीटिंग, जिस मीटिंग की मैं बात कर रहा था, उस मीटिंग को उन्होंने कंटिन्यू किया और उस मीटिंग में इन्होंने एक खुफिया प्लान बनाया, जिस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन ईगल क्लॉ। जी हाँ दोस्तों, एक खुफिया तरीके से इन्होंने पूरी मीटिंग बनाई, किस तरह से ये ईरान में हमला करेंगे, किस तरह से हमला करने के बाद जो इनके जो है एम्बेसी के लोग 52 लोग हैं, जो करीबन 444 दिनों तक रहे, यानी 1.5 साल तक बंदी रहे। दुनिया में पहला वाकया था किसी देश के एम्बेसी के लोग जो है बंदी बनाए गए थे। तो अमेरिका को अपनी, यूएस को अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए जो उन्होंने ये फैसला किया कि कुछ भी हो हमको ईरान से अपने बंदियों को वापस लाना ही होगा। उसके बाद में इन्होंने किस तरह से प्लान बनाई ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले इन्होंने कुछ इस तरह से प्लान बनाया। 130 सुपर हेरकुलस ये जहाज थे, जो कि 6 जहाज थे, इस मिशन में शामिल किए गए। MH-53 हेलीकॉप्टर्स भी शामिल किए गए, जिनकी संख्या थी 8। इस तरह से इस मिशन में हेलीकॉप्टर 8 और जहाज 6 शामिल किए गए। अब इनका मंसूबा यह था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसा किया कि सबसे पहले जो है ईरान के बाहर युद्धपोत के जरिए अपने हेलीकॉप्टर भेज देंगे किसी जगह पर, और उसके बाद में जहाजों को नियर बाई ईरान जो एरिया, जो इलाका पड़ता होगा वहां पर उतारेंगे, और उसके बाद में जो इनके बंदी तेहरान में थे, यहां से उड़ेंगे हेलीकॉप्टर और जहाज रात को, और वहां पहुंचने के बाद तेहरान से 100, 150, 200 किलोमीटर पहले वहां पर अपना डेरा डालेंगे और चुपचाप जो CIA, जो अमेरिका का एजेंट है, यूएस का एजेंट है, ये वहां पर उनके साथ मिल जाएगा। वो जहाज से उतरे हुए लोगों को वहां पर आगे गाड़ियों से ले जाएगा और जहां पर जो इनके बंदी सेल्स में है वहां जाएगा। ईरान की जो आर्मी होगी, जो सिक्योरिटी में होगी, सबको गोलियों से भून देगा और गोलियों से भूनने के बाद, उनको जान से मारने के बाद में उन बंदियों को वहां से गाड़ियों से वापस लाएगा और उसके बाद में उनको हेलीकॉप्टर में या जहाज में रह करके जैसा भी होगा वापस अमेरिका लेकर आ जाएगा। इस तरह से अमेरिका का नाम दुनिया में बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि अमेरिका ने अपने बंदियों को छुड़ा लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि यहां पर पूरा उल्टा ही सीन हो जाता है, पूरी कहानी बदल जाती है। ये इनका मिशन जरूर बनता है, लेकिन मिशन किस तरह से फेल होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। इस तरह से ये लोग गुप्त तरीके से अपने जो है युद्धपोत में हेलीकॉप्टर को लेते हैं, जिनकी तादाद 8 थी, और उसके बाद में 6 जहाज डायरेक्ट उड़ करके यहां से पहुंचते हैं ओमान के पास एक बंदरगाह है मसी, उस जमीन पर उतरते हैं, मसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं, और वहां पर वो जहाज उतरने के बाद वेट करते हैं। वहीं जो है उनके जो है हेलीकॉप्टर, 8 हेलीकॉप्टर युद्धपोत से वहां पर नियर बाई ईरान के खाड़ी में खड़े हो जाते हैं, जो ईरान के बिल्कुल नियर बाई है। USS मिनीज में जाकर खड़े होते हैं, जो नियर बाई समंदर में एरिया होता है, वेट करते हैं। उसके बाद रात में ये लोग, जैसे कि इन्होंने प्लान बनाया था, प्लान के मुताबिक ये लोग सीधा उड़ते हैं और उड़ने के बाद ईरान के अंदर इंटर करते हैं। उस जमाने में ना तो ड्रोन्स वगैरह इतना एक्टिव होते थे, ना तो वहां का राडार सिस्टम होता था, टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा नहीं होती थी कि देखिए किसी देश में अंदर घुस गए, 6 जहाज 8 हेलीकॉप्टर, लेकिन इतना जल्दी से नहीं मालूम पड़ता था। अब की बात अलग है, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। तो उस जमाने पर इसका फायदा उठाने के लिए ये लोग घुसते हैं। घुसने के बाद में इसी रेतीले एरिया में वहां 8 हेलीकॉप्टर उतरते हैं और 6 जहाज उतरते हैं। उतरने के बाद में वहां पर वो लोग आगे जैसे ही बढ़ने वाले होते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां से कोई एक बस आ रही है। शायद कोई शादी वादी का माहौल रहा होगा, दूल्हा वूल्हा तैयार होके शादी के लिए निकले होंगे। तो इन लोगों को ये लगता है कि ये जो है कहीं ना कहीं अगर ये बस यहाँ से निकल गई तो ये लोग ईरान में बता देंगे कि कुछ तो गैर कानूनी हो रहा है, जो मतलब जहाज उतरे हुए हैं और जो है आर्मी वगैरह लग जाएगी, भनक लग जाएगी आर्मी वगैरह को, तो ये जो पकड़े जाएंगे। इसलिए जो पूरी बस को ही जो है
जो बस रहता है, जो दूल्हा रहता है, सबको जो है ये लोग कब्जे में ले लेते हैं। ना तो गजब बेइज्जती है, दूल्हा को नाश्ता के लिए कौन इंतजार कराता। टैंकर आ रहा होता है तेल का भरा हुआ, तो देखता है कि यहाँ पर कुछ तो आवाजें आ रही हैं, यहाँ पर शायद पकड़ा हुआ है कुछ लोगों को। तो वो सोचता है कि शायद ये जो है डाकू होंगे, जो पुराने जमाने में होता था, आपने भी देखा होगा, जो रात 10 बजे के बाद अगर आप कहीं जाते थे 15, 20, 25 किलोमीटर दूर, तो ये आप सलामती से पहुंचना और आना मुश्किल था। तो वैसा ही कुछ ईरान में भी था। तो उनको लगा कि जो है ये कोई जो है लूटपाट करने वाले हैं, कोई डाकू हैं। तो उसने सोचा कि मैं जो है टैंकर को बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ाऊं, और जैसे ही जो है ये लोग सामने आएंगे डाकू, हम जो है इनको उड़ाकर निकल जाएंगे। लेकिन वहां पर उल्टा हुआ, क्योंकि जो उनकी आर्मी थी ये हथियारों से लैस थी, और उसको लगा कि अगर ये निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं आर्मी को खबर कर देगा। तो उसने जो है, हालांकि अमेरिकन आर्मी को यह नहीं पता था कि ये टैंकर भरा है या तेल से या खाली है, इसलिए उनको लगा कि बस खाली जा रहा है, या फिर उन्होंने जो अंधेरे में देख नहीं पाए कि टैंकर है या बस है। और जैसा भी उन्होंने उस टैंकर पर गोली मारी, जैसे ही गोली मारी तो वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसमें कि उस बस के लोग भी मारे गए, और जो है अमेरिका की जो जासूस थे CIA के, उनको भी वो भी एक दो मारे गए। उसके बाद में जो आर्मी आई थी उनकी ऑपरेशन के लिए, वो भी मारे गए। और वहां पर जो माहौल ही बदल गया, और ये लोग बहुत ही ज्यादा डर गए। डरने के बाद में इन लोगों ने कहा कि अब हमको यहाँ से भागना चाहिए। क्योंकि हुआ क्या कि जैसे ये लोग जल्दबाजी में भागने लगे, तो क्या हुआ कि इनके जो है 3 हेलीकॉप्टर किसी तरह से डैमेज हो गए। किसी का एक कमांड सिस्टम खत्म हो गया, किसी का हरकुलस जो है काम करना बंद कर दिया, किसी में उसका ऊपर का जो है जो पंखे चलते हैं वही टूट गया उसका। इस तरीके से इन्होंने फिर जो है जिमी कार्टर को फोन लगाया कि सर हमारे साथ में ऐसा हादसा हुआ है, अब हमारे 3 जो हेलीकॉप्टर है किसी टेक्निकल वजह से नहीं उड़ पाएंगे, इसलिए हमारे पास जो है अब मात्र 5 हेलीकॉप्टर बचे हैं, जो कि 5 हेलीकॉप्टर और 6 जहाज के साथ ये मिशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें जो है इस मिशन को यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो जिमी कार्टर ने कहा कि ठीक है, अब तुम लोग वहां से वापस आ जाओ। लेकिन जैसे ये लोग जल्दी में भागने की कोशिश कर रहे थे, इनको जल्दबाजी थी कि कहीं ईरान की आर्मी ना आ जाए, तो ये भागना चाहते थे। तभी उसी टाइम पर जो है इनका एक हेलीकॉप्टर उड़ा, और जल्दबाजी में ऐसा उड़ा कि उसने जहाज को ठोक दिया, और जहाज को ठोकने के बाद वो हेलीकॉप्टर, चौथा हेलीकॉप्टर भी चला गया और एक जहाज को भी ले गया। अब इनके पास मात्र 4 हेलीकॉप्टर बचे, 5 जहाज बचे। तो अब ये और घबरा गया। उसके बाद में इनको ऐसा लगा कि अब हम हेलीकॉप्टर को अगर लेंगे तो शायद हेलीकॉप्टर उतनी तेजी से नहीं उड़ पाएगा। तो ये जो है अपनी आर्मी को अपनी जो है लेकर आर्मी को वहां से जहाज में भरते हैं, और भरने के बाद में जहाज में लेकर के ये लोग वापस भाग कर आते हैं। वापस भाग कर आने के बाद में दूसरे दिन पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है कि जो है ईरान ने जो है अमेरिकन जो लोग आए हुए थे वो उनको जो है मारा, और जो कुछ लोग भाग गए, बचकर निकल गए। अमेरिका की पूरी दुनिया में और उससे ज्यादा थू हो गई कि अमेरिका ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जो अमेरिका का ऑपरेशन सफल नहीं रहा, बल्कि जो है वहां पर जो है अमेरिका की बेइज्जती हो गई, और कुछ सिपाही भी मारे गए, उसके कुछ आर्मी के जवान भी मारे गए। फिर भी जो है अमेरिका अब जो है और ज्यादा जो है सत्ते में आ गया, और उसको जो है जिमी कार्टर के और ज्यादा पूरी दुनिया में बेइज्जती होने लगी। 1980 की बात यह है, 1981 में इलेक्शन थे, तो जिमी कार्टर को कहीं ना कहीं अभी दिखाई देने लगा कि अब इसके बाद मुझे इलेक्शन जीत पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस मिशन में कामयाब नहीं हुए। और यकीनन अगर जिमी कार्टर इस मिशन ले जाता हो तो दुनिया में उसका नाम हो जाता, और जो है कहीं ना कहीं वो आगे 1981 में जो इलेक्शन होता उसको जीत भी सकता था। बाद वही हुआ जिस चीज का डर था जिमी कार्टर को। इलेक्शन हुए और इलेक्शन में जिमी कार्टर हार गया। उसके बाद में अब जिमी कार्टर जब हार गया तो उसके बाद में एक ये भी उसके ऊपर दाग लग गया। तो उसके बाद में जिमी कार्टर ने एक शर्त रखी कि अब भाई मैं तो इलेक्शन हार गया हूँ, नए प्रधानमंत्री ने जो है शपथ नहीं ली, तो मेरे कार्यकाल में आप जो है उन 52 लोगों को वापस कर दें जिनको आपने बंदी बनाया हुआ है, तो कम से कम मेरी नाक रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर रुहुल्लाह खमेनी बहुत ही ज्यादा होशियार और बहुत ही ज्यादा दिमागदार, उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने कहा कि जो आपने हमारी $12 मिलियन के एसेट्स जो है इस चीज की हुए, सबसे पहले आप हमारे एसेट्स हमको वापस दीजिए। अब क्या करता जिमी कार्टर, मरता क्या ना करता, उसने जो है $12 मिलियन के जो एसेट्स जो है ईरान के उसने वापस कर दिए। ईरान में और खुशी आई, और रुहुल्लाह को और जो है एक लीडर की तरह देखा जाने लगा। इस तरह से जब 12 मिलियन की जो है सीज एसेट्स अगर ईरान को मिल गए तो उनमें खुशी का ठिकाना ना रहा, और कहीं ना कहीं रुहुल्लाह खमेनी वहां के हीरो बनकर आए, वहां के लीडर बनकर निकले। उसके बाद भी रुहुल्लाह खमेनी ने जो वादा किया था कि जो है पहले मेरे जो है 12 मिलियन के एसेट्स जो है आप जो है मुझे दे दो, जो फ्रीज किया हुआ, जो सीज किया हुआ है, वो लेने के बावजूद भी जो है रुहुल्लाह खमेनी ने कहा कि नहीं, जब तक ये जो है जिमी कार्टर है प्राइम मिनिस्टर, तब तक जो है हम जो है ये 52 बंदियों को 52 जो बंधक है इनको हम वापस नहीं करेंगे। वहीं पर जो है जिमी कार्टर का कार्यकाल खत्म होता है और नए जो प्रधानमंत्री होते हैं वहां के 19 जनवरी
1981 को जो है इनका जिमी कार्टर का कार्यकाल खत्म होता है और 20 जनवरी 1981 को लेते हैं, जिनका नाम है रोनाल्ड रीगन। रुहुल्लाह खमनी ने उन बंधकों को बाइज्जत वापस कर दिया और वहां फिर जो है ईरान में ये एक बड़े चेहरे के तौर पर सामने उभर कर आए और एक बड़े लीडर की शक्ल में लोग इन्हें देखने लगे। और वहीं बात रही रजा पहलवी की, तो रजा पहलवी जो अयाज था, जो कि ईरान की पूरी प्रॉपर्टी, ईरान की पूरे पैसों को उसने उड़ाया, ईरान की जो है आम जनता का पैसा उसने उड़ाया, उसे कैंसर की बीमारी हुई और कहीं ना कहीं जो जिमी कार्टर ने उसको वापस नहीं दिया था, उसने एक रीजन भी दिया था। उसने रीजन दिया था कि रजा पहलवी को कैंसर है, इसके लिए मैं इसकी यहाँ पर देख रेख कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पर इसका इलाज अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो एक बहाना था। उसके बाद में कहीं ना कहीं रजा पहलवी भी जो है इसी बीमारी से मर गया। रजा पहलवी को भी भूल गए और जिमी कार्टर को भी भूल गए। अब उसके बाद में रुहुल्लाह खमनी जो है किस तरह से ईरान के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, किस तरह से जो वहाँ का माहौल था, जो वहाँ पे जो है शराबे आम, जुआ आम, अयाशी आम, आधे कपड़े में घूमना, छोटे कपड़ों में घूमना औरतों के लिए फैशन माना जाता था और जो है ये जो है अमेरिका का कल्चर उसने पूरी तरह अपनाया हुआ था। अब वहां पर जो है रुहुल्लाह खमनी ने वहां पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी और इस तरह से वहां पर बदलाव किया और वहीं पर जो है उन्होंने ईरान का स्ट्रक्चर चेंज किया और ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक का नाम दिया और वहीं से जो है इस्लामिक जो है तौर तरीके से वो ईरान पे जो है लोग जीने लगे, वहां पे लोग रहने लगे। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अभी भी इस बात को नहीं मानते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो उन्होंने जो है रुहुल्लाह खमनी की बात नहीं मानी। उसके बाद में रुहुल्लाह खमनी ने लोगों को बहुत कहा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो रुहुल्लाह खमनी ने ये कहा कि आप लोग सब लोग आ जाइए, जिसको जो है शराब की दुकानें खोलनी है, जिसको बियर बार खोलने हैं या जिसको ऐसा ऐसा कुछ है, तो आप लोग एक स्टेडियम में एक जगह में बुलाया कि आप लोग यहाँ पर आ जाइए और उसके बाद जो है हम आप लोगों को लाइसेंस दे देंगे। और उसके बाद में बुलवाया और सेनाएं आई और उसके बाद में उनको पूरे गार्डन उसमें ग्राउंड में रखा और उसके बाद में उनको गोलियों से भून दिया। इस्लामिक स्ट्रक्चर का विरोध कर रहे थे, उनको जो है उन्होंने गोलियों से भून दिया। कि इस्लामिक लिहाज से ऐसा माना जाता है कि इमाम मेहंदी आएंगे और इमाम मेहंदी कब आएंगे, जब दुनिया में जो है आतंक बढ़ जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा, हत्याएं बढ़ जाएंगी, कोई किसी की बात मानेगा नहीं, कोई किसी की बात सुनेगा नहीं, तब जो है इमाम मेहंदी आएंगे और पूरी दुनिया पे जो है सबसे पहले इस जुर्म को खत्म करेंगे, इस सब बुराइयों को खत्म करेंगे। उसके बाद जो है सारी दुनिया में कहीं ना कहीं इस्लाम का बोलबाला करेंगे, ऐसा इस्लाम में ऐसा माना जाता है। इसलिए जो है ईरान भी यही बात को मानता है। इसी बात की वजह से वो क्या कहता है कि जब तक इमाम मेहंदी नहीं आते तब तक जो है, रुहुल्लाह खमनी ने ऐसा कहा कि जब तक इमाम मेहंदी नहीं आते तब तक यहाँ पर ईरान की सत्ता जो है किसी ऐसे मुस्लिम नेता के हाथ में रहेगी जो पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित हो, अपने लिए करोड़ों रुपए अरबों रुपए इकट्ठा न करे, अपने लिए प्रॉपर्टी ना इकट्ठा करे, बिल्कुल सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति हो, तो उस किस किस्म का आदमी हो, उसको यहाँ की जो ईरान की सत्ता चलाने का हक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईरान में जो 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 यहाँ पर आप देखते हैं कि कोई भी जो है चुनाव में पर्चा भर देता है, तो इस तरह से वहाँ एक कमेटी होती है, वहाँ पे एक जो है काउंसलिंग होती है जिसे कहते हैं गार्डियन काउंसलिंग। उसका सिस्टम ये होता है, आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि गार्डियन काउंसिल होता है। तो उस गार्डियन काउंसलिंग में 12 सदस्य होते हैं। अब 12 सदस्य को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो 6 सदस्य होते हैं ये जज होते हैं और उसी गार्डियन काउंसलिंग के 6 सदस्य जो होते हैं ये जो है कहां से चुनकर आते हैं, जब ईरान का चुनाव होता है तो 86 लोग वहां पर जो है चुनकर आते हैं और उन 86 लोगों में वो 6 लोग यहाँ पर होते हैं जो गार्डियन काउंसलिंग में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वहां ईरान में चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले गार्डियन काउंसलिंग ये तय करती है कि कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और कौन सा व्यक्ति नहीं चुनाव लड़ सकता और कौन सा व्यक्ति नहीं चुनाव लड़ सकता। क्योंकि गार्डियन काउंसलिंग में जो 6 लोग होते हैं इस्लामिक, वो देखते हैं कि ये जो है ये इसके जो है तौर तरीके अच्छे हैं, ये जो है कुछ बुरे काम नहीं करता, ये शराब नहीं पीता, जुआ नहीं करता और इस तरह कोई काम नहीं करता। वही जो जज होते हैं वो दुनियावी चीजें देखते हैं कि इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, कोई क्राइम तो नहीं है, किसी तरह की कंट्री के क्राइम में कोई जो है गतिविधियों में लिप्त तो नहीं पाया जाता। इस तरह से वो लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो है गार्डियन काउंसलिंग के कंफर्मेशन के बाद ही ईरान में चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इंडिया में भी एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां पर वो ऐसे लोगों को चेक करे कि यहाँ पर इनका कोई बैकग्राउंड रिकॉर्ड खराब नहीं है या जो है कोई किस तरह की चीजें हैं उसको देखना चाहिए। उसके बाद ही लोगों को परमिशन मिलनी चाहिए यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ तो इंडिया में तो जो है जितना मर्डर और रिश्वतखोर और क्रिमिनल इस तरह के सारे लोग यहाँ पर बड़े बड़े पदों में मिलेंगे और जो ऐसे क्रिमिनल जिनका बैकग्राउंड होगा, जिनका ऐसा रिकॉर्ड होगा, वो आम जनता को क्या समझेंगे, जिनका बैकग्राउंड ही इतना खराब हो, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते रहे हो पहले खुद से, वो आम जनता को क्या संभालेंगे।
तो इस तरह से इंडिया में भी एक जो ऐसी संस्था होनी चाहिए जो पहले लोगों को चेक करे, उसके बाद में वो ये पास करे कि नहीं हाँ ये बंदा चुनाव लड़ सकता है, इस तरह से होनी चाहिए। बाकी चलते हैं, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो उसके बाद में रुहुल्लाह खमनेई ने क्या देखा कि यहाँ पर एक लोकल आर्मी है जो यहाँ के राजा के लिए काम करती है। उस वक्त का राजा भले रुहुल्लाह खमनेई हो या कोई भी हो, उन्होंने स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। उन्होंने ये देखा कि स्ट्रक्चर ऐसा है कि सिर्फ एक सेना है और वो राजा के लिए काम करती है। सीधी सी बात है, अगर किसी कंट्री की सेना है और वहां पर राजतंत्र है तो राजतंत्र में तो सेना राजा के लिए काम करेगी ऑफ कोर्स। तो रुहुल्लाह खमनेई ने ऐसा सोचा कि एक सेना और होनी चाहिए जो राजा के अलावा ऐसी सेना हो जो सबके लिए काम करे, निरपक्ष काम करे, निरपक्ष हो, और वो जो है किसी बायसनेस ना हो, ऐसी सेना होनी चाहिए। तो उसने जो है IRGC का गठन किया। 1979 में एक गठन किया जिसका नाम था IRGC। इस सेना का गठन किया जो कि इस्लामिक सेना थी, जिसका जो है अगर हम पूरा नाम देखें तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। तो ये वो लड़ाके हैं, वो सिपाही हैं, वो आर्मी है जो इस्लामिक तौर तरीके से अपने आप को ढालते हैं और इस्लामिक तौर तरीके से अपने आप को फॉलो करते हुए, और ये सेना जो है उस तरीके से काम करती है कि जहां पर कुछ गलत हो रहा है या जो है लोकल आर्मी राजा के साथ काम कर रही है तो ये जो है उसके अगेंस्ट खड़े होंगे और ये उसके जो है अपोज के लिए आएंगे। अगर हम ईरान की आर्मी स्ट्रक्चर में बात करें तो ईरान में जो है एक लोकल आर्मी है जो हर कंट्री में होती है, कि दूसरी आर्मी है IRGC जो कि इस्लामिक लड़ाके होते हैं, और तीसरी आर्मी इनकी जो है कि प्रॉक्सी, जैसे कि अब मैं आपको अगर बताऊं तो यमन में हुती और जो है गाजा में हमास और जो है तुम्हारे लेबनान में हिजबुल्ला, इस तरह की जो प्रॉक्सी होती हैं जिनको जो है ईरान जो है ट्रेन करता है, जिनके ऊपर लड़ने के लिए पैसा देता है, जिनको बहुत सारे पैसे देता है कि खुशी खुशी वो लड़ते हैं ईरान के लिए। तो ये प्रॉक्सी जो है संगठन है, तो ये भी ईरान की कहीं ना कहीं राइट हैंड का काम करते हैं, क्योंकि जब भी अमेरिका जो है ईरान पर सीधे हमले करता है तो कभी जो है वहां पर हुती हमला बोल देता है, तो कहीं जो है वहां पर जो है हिजबुल्ला हमला बोल देता है, तो कहीं हमास पीछे से आ जाता है। तो इस तरह से अमेरिका को पता है कि ईरान से लड़ने के लिए अगर वो जमीनी लड़ाई लड़ने जाता है ईरान से, तो यकीन मानिए कि अमेरिका कितनी भी बड़ी सेना लेकर आ जाए, ईरान जैसे ऐसा कंट्री है वहां पर पहाड़ों से पूरा घिरा हुआ है। ईरान की पहली तो एक लोकल सेना, दूसरी वहां पर ईरान की जो है IRGC की सेना, फिर जो है इसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्ला, हमास और हुती। तो ये इस तरह से जो है काम करेंगे। तो अमेरिका वहां पर डायरेक्टली जमीन पर लड़ना नहीं चाहता, इस तरीके से वो बड़े बड़े वादे कर रहा है और ये कहता है कि हमने जो है बात कर ली है, हुर्मुज स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है ईरान खाली करने वाला है, हम दोनों साथ में काम करेंगे। ऐसी निराधार बातें जो है ट्रंप अपने मन से बना रहे हैं। और जो है IRGC के मुखिया ने, जो मेन लीडर है वहां, उन्होंने कह दिया कि जो है वो जो है ट्रंप से किसी तरह की कोई बात हुई है और ना आगे बात होगी जब तक कि हम हमारे मरने वालों का बदला अमेरिका से नहीं लेते, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सामने नहीं बैठेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको ईरान का पिछला इतिहास बताया और ईरान अमेरिका की दोस्ती बताई और किस तरह से वहां पर जो है वेस्टर्न कल्चर से इस्लामिक कल्चर में कन्वर्ट हुआ और किस तरह से वहां पर जो है ईरान ने जो है अपना जो है एक वहां का तेल का सारा जो है पेट्रोलियम अमेरिका को दिया, वो भी फ्री में दिया। किस तरह से वहां पे जो है कठपुतली की तरह जो है रजा पहलवी काम करते थे। तो बहुत सारी चीजें आपको बताया दोस्तों। तो इस तरह की जो है अगर और कोई जो है इंटरेस्टिंग जो कैरेक्टर है तो उस पर भी मैं आपको वीडियो बनाकर देने वाला हूं दोस्तों। तो इस तरह से ये अमेरिका और ईरान का जो वॉर है, अगर फाइनली मैं इसकी बात करूं तो ये मुझे कहीं इतना जल्दी थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। इसकी मैं आपको रेजोल्यूशन मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बताना चाहूंगा, सारांश बताना चाहूंगा कि ये जो है वॉर थमता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि ईरान जो है अपनी कुछ शर्तें रखता है, कहता है इन शर्तों पर अगर अमेरिका एग्री करता है तभी जो हम वॉर रोकेंगे। अब वो शर्तें कौन कौन सी? पहली शर्त ये है कि जो लोग मारे गए हैं ईरान के, उनको उनका मुआवजा चाहिए, उनका हट जाना चाहिए। जो तबाही हुई है, जो बिल्डिंगें गिरी हैं, जो गैस सेंटर या न्यूक्लियर सेंटर, पूरे कंट्री का स्ट्रक्चर बनाने के लिए अमेरिका को पैसा देना होगा। दूसरी चीज ये है कि अब जो है स्टेट हॉर्मोन्स ऑफ स्टेट में जो है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में वो जो है कभी खाली नहीं करेगा। अब स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स यानी कि जल डमरू मध्य जो है अब ईरान के कब्जे में होगा। किसको वहां से निकलने देना है, किसको वहां से नहीं निकलने देना है, वो डिसाइड करेगा। अमेरिका का कोई जो है इसमें रोल नहीं होगा। तो इस तरह की कुछ शर्तें हैं जो कि अमेरिका बिल्कुल नहीं मानेगा। हालांकि अमेरिका ने जो है 24 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन जब अमेरिका को लगा कि वो हार रहा है, वो पीछे जा रहा है, तो उसने जो है फिर टाइम बढ़ा दिया कि 5 दिन का और टाइम देता हूं। इस बात में कुछ दम नहीं है और जो है
ये लड़ाई अभी भी चलेगी। ना तो अमेरिका जो है उनकी शर्तों पर आने वाला है और ना ही ईरान जो है इतनी आसानी से सरेंडर करने वाला है दोस्तों। तो इस युद्ध पर मैं बारीकी से नजर बनाए हुए हूँ और मैंने ये सारी हिस्ट्री बताई ईरान अमेरिका की, और इस तरह की जो है अगर कोई युद्ध की अपडेट आती है तो सबसे पहले वो अपडेट मैं आप तक लेके आता हूं। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस अगर आप पसंद करते हैं तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन दबा दें। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं इस तरह की अगली वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।